हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, आइकन बेल पर प्रेस कर दे और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच या डेनिश। ये चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी। तो सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। मैंने तो अपने हिसाब से बोल दिया है कि पुर्तगाली सबसे पहले आई थी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। पुर्तगाली यानी कि पूर्व वालों ने गाली दी, इसीलिए पुर्तगाली आई। चलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन से दे देता हूँ मैं आपको। आंसर उसमें ए होगा, यानी कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी। और ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई थी और इसने अपनी पहली फैक्ट्री बोल सकते हैं, कोठी बोल सकते हैं, कोचीन में स्थापित की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी और इसने अपनी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई थी। अब थोड़ा सा एक बात याद रखने की बहुत ज़रूरत है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत में कौन से बंदरगाह पर उतरा था। यह पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1498 में आया था और ये पुर्तगाली नागरिक था, इसलिए पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारा अगला जो प्रश्न है वो देख सकते हैं आप। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन जानने की कोशिश करेंगे, तो मैं साथ में आपको बता भी देता हूँ। गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यांगटीसी क्यांग चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन है, यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा। तो मैंने आपको बताया है कि अमेजन सबसे बड़ी नदी है, तो कैसे याद रख सकते हो? अमेजन से खरीदो क्योंकि बड़ा है। गंगा भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से हुआ आपको यह भी याद रखना है, गोमुख हिमानी से। यांगटीसी क्यांग चीन और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ से बड़ी और लंबी दोनों। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 8 मार्च मनाया जाता है महिला दिवस के रूप में, जनसंख्या दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में। तो दोस्तों चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, कैसे याद रखेंगे। 8 मार्च को मार्च को 2 भागों में बांट दिया, तो माँ शब्द आया, माँ से माँ क्या है? महिला है, तो महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। और जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब महिला की बात कही तो महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो महिला बैंक की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 2013 को। और कितने रुपए से शुरुआत हुई थी? तो 1000 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जय हिंद तो नारा है, सत्यमेव जयते, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह पे
सत्यमेव जयते लिखा होता है, कोर्ट में देखा जाए या जो भी सरकारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा ही जाता है। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य है। वंदे मातरम में गीत है। जय की जवान जय किसान भी नारा है। तो चलिए देख लेते थोड़ा सा। जय हिंद नारा है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य अशोक के सी स्तंभ या शिखर से लिया गया है। मुंडक उपनिषद का मंत्र है ये। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो गीत लिखा था वंदे मातरम, उससे लिया गया है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ज़्यादातर संस्थान जो भी है, अनुसंधान संस्थान जो भी है वो दिल्ली में ही होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई आंसर तो आप दिल्ली चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करें कि आपको आ जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, नई दिल्ली, कानपुर, कोयम्बटूर, राजमुंदरी। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आंसर है उसमें ए, यानी कि नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है? कृषि अनुसंधान है, मौसम विज्ञान अनुसंधान है, प्रतिरोधक अनुसंधान विज्ञान, आयुर्विज्ञान एम्स है, राजमार्ग, सड़क, ट्रैक्टर, ये सब जितने हैं जो दिल्ली में है। अब कानपुर में क्या है? कानपुर में दो ही है, चीनी तकनीकी और दलहन संस्थान। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान और राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला नागरिक होता है। सब जानते हैं, आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलो हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति ये नहीं होते हैं। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, किसी को राष्ट्रपति बनने के लिए उसको 2/3 सदस्य दोनों सदन में बहुमत से पास होना चाहिए। यानी कि जब भी सदन में वोटिंग होगी तो 2/3 सदस्यों की ज़रूरत होगी दोनों सदन से। आयु में 35 वर्ष हो, वह भारत का नागरिक हो। तो ये थी राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य ये 6-6 वर्ष के होते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा। तो अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे 1950 से 1962 तक। उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी है? यहाँ पर आपको प्रश्न देखना, हंसाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हम जाते हैं सीधे। क्लोरोपिक्रीन या क्लोरो एसिटोफिनोन आंसू गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। हमारा प्रश्न है हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए काम में आती है। अमोनिया बर्फ बनाने की फैक्ट्री में काम आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ये संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। राज्यों को पुनर्गठन के लिए, नगरपालिका के लिए या पंचायती राज के लिए या दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, आंसर है सी, यानी कि पंचायती राज के लिए। राज्यों का पुनर्गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां। भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा गया था। संविधान संशोधन 7वें द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों को बांटा गया था।
नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से रिलेटेड जो संविधान है, संबंधित संविधान है वो 74वां यानी 74वां संविधान संविधान संशोधन है। पंचायती राज की बात कर ली हमने, 73वां यानी कि 73वां प्रथम बार लागू हुआ था राजस्थान में। यानी कि कहाँ पर शुरू हुआ था? राजस्थान में हुआ था, उसके बाद पूरे इंडिया में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन यूज किया गया? 69वां। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों अकबरनामा, अकबर के बारे में जानकारी यानी कि तो देखते हैं किसने किसने लिखा होगा सकता है, अकबर ने या बीरबल ने, भगवान दास ने, अबुल फजल ने। दोस्तों यहाँ पर आंसर है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आंसर है डी, और डी में है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो बाबरनामा किसने लिखा ये भी पूछा जा सकता है, तो बाबर ने खुद ने बाबरनामा लिखा। तो हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। अकबरनामा तो आपको बता दिया मैंने, तुजू के जहांगीरी, ये भी एक लिखा गया था, तो शुरू जहांगीर ने किया था, लेकिन पूरा मोतबिंद खां ने किया। बाबर, सबसे पहले बाबर हुआ, उसका पुत्र हुमायूं हुआ, फिर अकबर हुआ, फिर जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ये उनकी पूरी डिटेल है, कौन कौन हुआ था, कौन कौन सा किसने किसने राज्य किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? नोबेल पुरस्कार 1881 में प्रारंभ हुए या 1901 में? तीसरा आंसर है 1981 या 1801। तो दोस्तों 1881, 1901, 1981, 1801 कौन सा आंसर हो सकता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह आती है कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। शुरू हुआ वो तो हम बात कर लेते हैं, शुरू हुआ है 1901 में, और किसके नाम पर दिया जाता है? सबसे बड़ी बात ये आती है, तो ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अब किसने शुरू किया था? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड ने शुरू किया था, खोज की थी उन्होंने। कौन सी खोज की थी? तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। अल्फ्रेड नोबेल निवासी कहाँ के थे? तो वो स्वीडन के निवासी थे। वो भारतीय का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कबड्डी का उद्भव किस देश में हुआ? अगला प्रश्न हमारा, कबड्डी का उद्भव किस देश में हुआ? तो आंसर आपको मैं बता देता हूँ, भारत में कबड्डी का उद्भव हुआ। पाकिस्तान में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, चीन में नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा इन देशों के खेल के बारे में भी हम जान लेंगे। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और एक हाफ होता है 20 मिनट का पुरुष में। मतलब खिलाड़ी एक साइड में 7 होते हैं। मैदान, यहाँ कबड्डी के जो खेल होता है, मैदान होता है, उसको बोलते हैं कोर्ट परिसर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और पाकिस्तान का भी यही है। चीन का टेबल टेनिस है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, बिना पानी की बर्फ। सूखी बर्फ की अगर हम बात करते हैं तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जब भी आप किसी CO2 वाली जो आग बुझाने की टंकी आती है उसको आप CO2 ऑन करके देखेंगे तो उसमें पूरा वाइट और पूरा ऐसे ठोस CO2 के रूप में वो गैस में रहती है, लेकिन बाद में जब आप थोड़ा ज़्यादा चलाओगे तो आपको उसमें थोड़ा सा दिखेगा अंतर कि ये एकदम बिल्कुल ठोस जैसी दिख रही है।
ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है CO2, आग बुझाने में काम आती है CO2। इसका उपयोग सोडा वाटर एवं हार्ड स्टील के निर्माण में होता है। सोडा वाटर यानी कि हम जो पीने के लिए चीज़ें आती है उसमें सोडा वाटर का यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो सर्वोत्तम विद्युत चालक है टंगस्टन है या एल्यूमिनियम है या चांदी या तांबा। दोस्तों आपको पता होगा कौन सा आंसर हो सकता है इसमें, तो आंसर इसमें है चांदी। चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। चलिए और आगे देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। चांदी सबसे सुपर यानी सबसे उच्चतम या सर्वोत्तम विद्युत चालक है। उसके बाद आता है तांबे के नंबर। चांदी महंगी होती है इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए तांबा ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तांबा यूज किया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है, उसके बाद टंगस्टन का आता है। तो एक टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है। या बिजली के बल्ब में तंतु किस चीज़ का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, एक मील होता है 680 फीट का या 1.6 मीटर का या 1.8 मीटर का या 52-80 फीट का। तो आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर है 52-80 फीट का एक मील होता है। अगर हम मीटर में देखते हैं इसको, तो एक मील 1.6 किलोमीटर होता है। अगला हमारा एक नॉटिकल मील होता है 680 फीट का। नॉटिकल मील की अगर बात करें तो 680 फीट का होगा। और एक वर्ग मील की बात करें तो 2.58 वर्ग किलोमीटर का होता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए क्योंकि बहुत बार ऊंचा पर्वत शिखर या पर्वतमाला ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हिमालय आंसर तो हमारा माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी में होते पर्वतमाला की बात हुई कि पर्वत शिखर की बात हुई या लंबी पर्वतमाला की बात हुई, ये हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे पर्वत शिखर, पर्वतमाला और लंबी पर्वतमाला तीनों एक थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाले हैं। तो इसलिए अगर शिखर की बात आती है तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। और अगर ऊंची पर्वतमाला की बात आती है तो ये भी हिमालय में है, एशिया में। और लंबी पर्वतमाला की बात आती है तो ये एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पर्वतमाला की, तो गार्डविन ऑस्टिन है, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान कौन सा है। संसार का पूछ रहा हूँ मैं, भारत का नहीं पूछ रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है संसार का। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो कि राजस्थान में है। और विश्व का सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का गोबी है, मंगोलिया में है। शुष्कतम रेगिस्तान है अटकामा, चिली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। दोस्तों डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो नागालैंड की भाषा डोंगरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी चलती। गोवा की भी नहीं हो सकती, क्योंकि गोवा में कोंकणी और मराठी चलती है। त्रिपुरा की भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों कहाँ पे हो सकती है, तो ये जम्मू कश्मीर की डोंगरी भाषा है। चलो एक्सप्लेन में चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। नागालैंड की भाषा है अंग्रेजी, गोवा की कोंकणी, महाराष्ट्र भी लगा हुआ है, यानी गोवा और महाराष्ट्र ज़्यादातर एक ही मिले जुले एक से ही बना हुआ है, इसलिए मराठी भी वहाँ पर चलती है गोवा में थोड़ी। त्रिपुरा में बांग्ला चलती है, क्योंकि बांग्लादेश के पास लगा हुआ है, तो बांग्ला। जम्मू कश्मीर की भाषा है डोंगरी। और उर्दू भी है। और अभी वहाँ पर गवर्नमेंट ने और भी भाषाओं को राज्य का दर्जा दिया है।
इंग्लिश, हिंदी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो क्या आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है इससे, और हम और अच्छा वीडियो बना सकेंगे अगर आप लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को चीन का दुख या शोक कहा जाता है? यानी कि दुख यानी कि वहाँ पर बाढ़ आती हो या और कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से लोग दुखी रहते हैं। तो राइन नहीं, क्योंकि यहाँ चीन की नदी नहीं। यांग टिसी क्युआंग ये भी चीन की नदी है। हांगो ये भी चीन की नदी है। और नील भी चीन की नदी नहीं है। यानी कि ये दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, दो में कौन सा हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। राइन विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है जर्मनी में। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है मिस्र में। हांगो, तो हांगो या पीली नदी, यानी कि दोनों बोला जाता है उसको, हांगो या पीली नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। यांग टिसी क्युआंग चीन में एशिया की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश की संसद का नाम है। दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संसद तो भारत में कहा जाता है, जातीय संसद बांग्लादेश में बोला जाता है। राष्ट्रीय पंचायत या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहाँ बोला जाता है? चलिए देख लेते हैं। संसद भारत में, जातीय संसद बांग्लादेश में, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल में। राष्ट्रीय पंचायत किसको कहा जाता है? नेपाल में, मतलब संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी कि जो संसद होती है उसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है चीन में। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइंग सिख के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, विश्वनाथन आनंद। तो फ्लाइंग सिख यानी कि आंसर आ जाएगा आपको मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का नाम फेमस है दौड़ के लिए। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के लिए नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ द वॉल। विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग किड। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। अगला हमारा प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर, आपको ये बताना है। सतलज नदी, व्यास नदी, दामोदर नदी या महानदी? चलिए देख लेते हैं। तो महानदी पर, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। तो सतलज नदी पर कौन सा है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। व्यास, तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर। दामोदर नदी, तो दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हीराकुंड बांध, याद रखना आप, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और उड़ीसा में भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है, पंजाब में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली? दोस्तों यहाँ पर हम विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से डेट बताना है, सन बताना है। 1825 में, 1853 में, 1950 में, 1905 में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आंसर। 1825 में, यानी कि विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। किसके बीच चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में। तो भारत में कब चली थी और कहाँ चली थी, यह भी पूछा सकता है। भारत में 1853 में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कहाँ पर चली थी? मुंबई एवं ठाणे के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है। तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। रेलवे लाइनें कितने प्रकार की होती है? ये भी पूछा जा सकता है, रेलवे लाइनें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो पटरी होती है ना, वो पटरी की साइज को बताते हैं हम लोग, रेलवे लाइन के प्रकार।
यहाँ पे 3 प्रकार की वो पटरियाँ होती है, लाइन होती है। एक की 1.676 मीटर लंबाई होती है एक पटरी की, जिसे हम बड़ी लाइन कहते हैं। मीटर गेज, जिसकी 1 मीटर की लंबाई चौड़ाई होती है, 1 मीटर की जो चौड़ाई होती है दोनों पटरियों के बीच में, उसको मीटर गेज कहा जाता है। नैरो गेज, और जिसकी 0.610 मीटर यानी कि 6.610 मीटर की जो चौड़ाई होती है उसको नैरो गेज कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। और भी हम लोग जान सकते हैं मुख्यालय कहाँ होता है रेलवे का। ये बहुत सारे प्रश्न रेलवे के बारे में हमको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, शिप्रा, सरयू, गोमती। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कौन बसा है? तो जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी कहाँ है? लखनऊ, जौनपुर। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में है, तो लखनऊ और जौनपुर दोनों बसे। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। दूसरा अगर प्रश्न बनता है कि लंबी नदी, बड़ी नदी, तो गंगा। और दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों रेखाएं के बारे में याद रखिए पहले। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा है। उसके बाद मध्य से होकर जो रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहाँ से शुरू होती है? देखिए कर्क रेखा राजस्थान से होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ऐसे घूम कर आती है तो 2 बार कर्क रेखा को काट देती है। कांगे या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी की लिखी पुस्तक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी, इग्नाइटेड माइंड्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो आंसर है इसमें सी, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अनटोल्ड स्टोरी किसकी बुक है? BM कोल की है। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी है? APJ अब्दुल कलाम, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि यहाँ पर द एंड हो गया है प्रश्नों का। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आप किसी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और धन्यवाद आपने हमारा YouTube चैनल देखा इसके लिए।